वेलकम टू आनंद प्रमा क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत हम पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में आज का हमारा लेक्चर रहेगा सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, ऑपरेशन लाल किला मुकदमा और उसके बाद ऑपरेशन यू। ये क्या था, इनको विस्तार से समझेंगे। अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बिना कोई देरी किए आप लोग का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए, सुभाष चंद्र बोस जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को और मृत्यु 18 अगस्त 1945। इनकी मृत्यु के पक्ष में ये मान के चलिए थोड़ा विवाद है, मतलब पता नहीं है कि स्पष्ट जानकारी की कब मृत्यु हुई है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? बंगाल में, 23 जनवरी 1897 में। अब आपको लगेगा क्या रे सर, उड़ीसा अलग है बंगाल अलग है, तो उस समय जो कटक उड़ीसा है ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, 18 अगस्त 1945। इनके पिता का नाम है जानकी दास बोस, माता का नाम है प्रभावती देवी। 1919 में, अब इनका जीवन परिचय देखिए तो आपको सीरियल बाय सीरियल चलना है। 1919, 1920, 1921, 25, 28, 31, ऐसे आपको सीरियल बाय सीरियल सन याद करना है तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो 1919 में इन्होंने ICS की तैयारी करने हेतु लंदन चले गए और 1920 में ये चौथी रैंक लेकर आए। तो 1919 में जो है इन्होंने ICS के लिए गए, कहाँ? लंदन। 1920 में जो है इनकी 4th रैंक आई। ठीक है, पर 1931 में इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1921 में इन्होंने कांग्रेस के सदस्य ले ली तथा चित्तरंजन दास को अपना गुरु बनाया। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। मैं स्वराज पार्टी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये असहयोग आंदोलन में शामिल हुए ये। और 1922 में क्या हुआ था, एक चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो भारतीयों के द्वारा जिंदा जला दिए गए थे। ये मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बाद पढ़ा चुका हूँ। तो उस कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जिस समय जनता का जोश चरम पर था, आंदोलन वापस लेना एक राष्ट्रीय विपदा के समान है। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। ठीक है, तो 1919 में इन्होंने ICS के लिए लंदन गए। 1920 में 4th रैंक लेके आए। 1921 में त्यागपत्र दे दिया। 1921 में ही कांग्रेस की सदस्यता ली और 1922 में चोरी चोरा कांड को जो है इन्होंने गलत ठहराया, मतलब जो असहयोग आंदोलन जो है उसको गलत ठहराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि असहयोग आंदोलन चल तो ठीक रहा था, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसको बंद नहीं करना था। 1924 में स्वराज पार्टी के ये सचिव बने। साथ ही 1924 में कलकत्ता नगर निगम के CEO बने, क्योंकि मेयर कौन थे? चित्तरंजन दास। 1928 में साइमन कमीशन का कलकत्ता में विरोध किया और 1930 में बोस कलकत्ता के मेयर बन गए। तो 1924 में तो ये CEO बने थे नगर निगम के, परंतु कलकत्ता के मेयर कब बन गए? 1928 में। 1928 में नेहरू की रिपोर्ट डोमिनियन स्टेट की बात से बोस नाराज़ हो गए थे। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी कि भैया जो है मान के चलिए कि आप जो है भारतीय लोग अगर सर्वसम्मति से अगर भारत का संविधान बना लेते हैं तो भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा था, ये अंग्रेज़ों ने कहा था। तो उस रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता नहीं चाहिए, जबकि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के गुलाम होते हुए अपने भारत देश का शासन चलाना, इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेट। तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना करी और 1930 में बोस जो है सविना अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और गांधी इरविन समझौते से सहमत नहीं हुए थे। ठीक है, तो 1928 में जो डोमिनियन स्टेट की जो बात थी उससे बोस भी नाराज़ थे, जवाहरलाल नेहरू भी नाराज़ थे। तो बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी और 1930 में बोस जो है सविना अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, परंतु गांधी इरविन समझौते से सहमत नहीं हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अकेले भेजने से असहमत थे, क्योंकि गांधी जी जो है वो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे इंग्लैंड, उसको मान के चलिए कि अटेंड करने। तो उन्होंने कहा था कि अकेले गांधी जी जो है वो सारे भारतीयों की जो बात है वो अंग्रेज़ों के सामने नहीं रख पाएंगे, तो इनको अकेला नहीं भेजा जाए। हालांकि वो अकेले गए थे नहीं, बहुत सारे लोग गए थे उनके साथ।
तो बेटा यह गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया था। क्लियर है इतनी बात है, ठीक है। इनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम, ये इनकी दो पुस्तकें हैं, द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम। 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसके ये अध्यक्ष बने, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे, परंतु बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जो है अपना खुद का एक कैंडिडेट खड़ा किया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने गांधी जी का मान सम्मान रखने के लिए अपने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, गांधी जी ने बोला था जब त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी जो है उन्होंने वोटिंग कराई थी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की, तो गांधी जी का जो कैंडिडेट है पट्टा भी सीतारामैया वो हार गए थे और गांधी जी ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो गांधी जी ने बोला कि ये पट्टा भी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो ये बात बुरी लगी थी सुभाष चंद्र बोस को और उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1940 में इन्हें गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया, परंतु और इनको और कहीं नज़रबंद नहीं किया गया, इनके घर में इनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, अनशन करने पर इनको रिहा कर दिया गया और इनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। आगे बात करते हैं, अभी आपने घर में ही कैद है भैया। तो जनवरी 1941 में बोस जो है एक पठान जो है जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकल गए। ठीक, क्लियर इतनी बात है। और कलकत्ता से ये पेशावर पहुँचे, वहाँ से काबुल होते हुए रूस और फिर जर्मनी पहुँचे और वहाँ हिटलर से मुलाकात की इसने। जर्मनी बर्लिन में बोस ने आज़ाद हिंद संघ फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, जिसकी शाखा रोम तथा पेरिस में भी थी। आज़ाद हिंद संघ विदेश में रहकर भारतीयों की स्वतंत्रता की बात करता था। बोस ने बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की तथा फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई। उसमें उत्तर अफ्रीका के क्षेत्र से गिरफ्तार भारतीय थे लगभग 4500 लोग। इन्होंने अभिवादन के लिए जय हिंद का नारा प्रचलित किया तथा एक तिरंगा बनाया जिसमें चरखे की जगह क्या था, शेर था। ठीक, तो 1941 में ये एक पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकल गए और डायरेक्ट हिटलर से मुलाकात की और जर्मनी में बोस ने आज़ाद हिंद संघ की स्थापना करी। उसके बाद बोस ने जो है आज़ाद हिंद बर्लिन या जर्मनी में ही आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करी और फ्री इंडियन लीजन सेना की स्थापना करी। ठीक, जिसमें उत्तर अफ्रीका के क्षेत्र से गिरफ्तार भारतीय थे लगभग 4500। इन्होंने अभिवादन के लिए जय हिंद का नारा दिया और तिरंगा में चरखे की जगह शेर बनाया। ठीक, एक नारा दिया था, ये आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। राष्ट्रगान जनगण मन प्रचलित किया। गांधी जो हिटलर है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। क्लियर है, किसने? हिटलर ने। और राष्ट्रगान जनगण मन को इन्होंने प्रचलित किया था इसमें। अब आज़ाद हिंद फौज और INA ट्रायल्स, इसको अपन जो है विस्तार से समझते हैं। देखो क्या है, ठीक है। INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, क्लियर है। चले आगे बात। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना। रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग नामक संगठन चलाया, जिसमें उनका साथ जो है वो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने दिया था। ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग संगठन बनाया और उनका साथ दिया था ज्ञानी प्रीतम सिंह ने। और दूसरी ओर फरवरी 1942 में जापान द्वारा सिंगापुर में बनाए गए, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह भी थे, तो मेजर फ्यूजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को 40,000 सैनिक सौंप दिए तथा जापान की ओर से लड़ने को कहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जापान ने जो है सिंगापुर में एक सेना बनाई थी जिसमें कैप्टन मोहन सिंह भी शामिल थे और मेजर फ्यूजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को ये 40,000 सैनिक सौंप दिए थे। उनने कहा था कि जापान की ओर से लड़ेंगे अपन द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। तो इन बंदियों को लेकर रास बिहारी बोस तथा कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। किसका? भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने स्थापना करी, जिसको कहते हैं INA। किसने? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने। आगे बाद में कुछ विवादों के चलते भारतीय राष्ट्रीय सेना को विघटित करके कैप्टन मोहन सिंह को जेल में डाल दिया गया। मोहन सिंह ही इसके प्रथम सेनापति थे। फिर रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनः संगठित किया। अब उसी समय भैया एक बैंकॉक सम्मेलन होता है और इसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस ने की थी, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह को तो जो है जेल में डाल दिया गया था। तो इस सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और बोस को आमंत्रण भेजा। 1943 में बोस जो है वो टोक्यो आए
और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले और रास बिहारी बोस ने IIL की जगह INA की कमान जो है वो किनको दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। तो रास बिहारी बोस ने IIL और INA की कमान जो है ये दोनों की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। किसने? रास बिहारी बोस। IIL मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, इन दोनों की कमान रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को दे दी। अब क्या हुआ? बोस की आज़ाद हिंद फौज के बारे में सोचते हैं तो इनके सुप्रीम कमांडर जो है वो बोस थे और इन्होंने 4 गोरिल्ला रेजिमेंट का गठन किया कि भैया 4 रेजिमेंट होगी और वो अलग अलग तरीके से जो है भारत की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए संग्राम करेगी। एक का नाम था सुभाष रेजिमेंट, इसका नेतृत्व किया शहनवाज खान ने। गांधी रेजिमेंट का AMJ कियानी ने। देखो याद कैसे रहेगा? तो सासे सुभाष और सासे शहनवाज, और गांधी जो है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का AM और AMJ कियानी का AM। तो महात्मा गांधी रेजिमेंट का गठन किया AMJ कियानी ने। क्लियर? आज़ाद रेजिमेंट का जो नेतृत्व है वो गुलजारा सिंह ने किया था और नेहरू रेजिमेंट का नेतृत्व अजीज खान ने किया था। ठीक है, तो सुभाष रेजिमेंट का नेतृत्व शहनवाज खान, गांधी रेजिमेंट का नेतृत्व AMJ कियानी, आज़ाद रेजिमेंट का नेतृत्व गुलजारा सिंह ने और नेहरू रेजिमेंट का नेतृत्व अजीज खान ने। क्लियर है? नहीं बात है? महिलाओं के दल में 22 अक्टूबर 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। महिलाओं को भर्ती करने के लिए बेला मुखर्जी के नेतृत्व में सहायक महिला विभाग बनाया गया। एक गुप्तचर विभाग भी बनाया गया था जो दुश्मनों की जानकारी देता था। क्लियर है? नहीं बात है? ठीक है, चल आगे पढ़ते हैं। तो सुभाष रेजिमेंट का नेतृत्व शहनवाज ने किया, गांधी रेजिमेंट का नेतृत्व AMJ कियानी, आज़ाद रेजिमेंट का नेतृत्व गुलजारी सिंह ने और नेहरू रेजिमेंट का नेतृत्व अजीज खान ने। क्लियर है? नहीं बात है? ठीक, चल उसके बाद महिलाओं के दल में 22 अक्टूबर 1943 को झांसी रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया और महिलाओं को भर्ती करने के लिए बेला मुखर्जी के नेतृत्व में सहायक महिला विभाग बनाया गया और एक गुप्तचर विभाग बनाया गया जो गुप्तचरों की जानकारी देता था या दुश्मनों की जानकारी देता था। एक प्रशिक्षण विभाग बनाया गया जिसका नेतृत्व हबीबुर रहमान ने किया। अब्दुल हबीबुर रहमान ने अपनी पूरी 1 करोड़ की संपत्ति आज़ाद हिंद फौज को दे दी थी, इसलिए इन्हें सेवक के हिंद की उपाधि दे दी गई। किनने? हबीबुर रहमान ने। ठीक है, तो एक प्रशिक्षण विभाग बनाया गया था जिसका नेतृत्व हबीबुर रहमान ने किया और मोहम्मद हबीबुर रहमान ने पूरी 1 करोड़ की संपत्ति आज़ाद हिंद फौज को दे दी थी भैया, है ना। आज 1 रुपया मांगे तो सीना बाहर आ जाता है। 1 करोड़ की संपत्ति दी इनने। अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन। अब देखो समझो, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन हुआ, जिसे 9 देशों ने जो है वो मान्यता दी थी। इसमें सर्वप्रथम जापान था। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने अंडमान निकोबार द्वीप तथा निकोबार का नाम जो है वो स्वराज द्वीप रखा। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, चल आगे बात करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की जो सरकार बनी थी अस्थायी सरकार, इसके पद कौन कौन से है, कौन व्यक्ति जो है किस पोस्ट पर था। अब देखो ये सरकार का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मैंने आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक समानांतर सरकारें बताई थी। समानांतर सरकार का मतलब ये होता है कि ये जो लोग हैं ये अपनी खुद की सरकारें बनाते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं और ये किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये खुद अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने नेता खुद लोग चुनते हैं। इसी को कहते हैं समानांतर सरकार। तो आज़ाद हिंद फौज ने भी एक अपनी सरकार बनाई थी जिसमें बोस जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे। युद्ध नीति भी यही थे, युद्ध नीति भी यही चलाते थे और विदेश मंत्री भी यही थे। वित्त विभाग जो है AC चटर्जी चलाते थे। प्रचार विभाग जो है AM अय्यर और सर्वोच्च परामर्शदाता थे रास बिहारी बोस। बोस की सरकार ने ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक, अब ऑपरेशन यू क्या था? तो बर्मा के रास्ते कोहिमा और इम्फाल पर हमला था कि बर्मा जो है वो उसके रास्ते आओ और कोहिमा और इम्फाल मतलब बोले तो उत्तर पूर्वी भारत में जो है आक्रमण करो। और इनका प्रथम मोर्चा जो है आराकान बर्मा में था जहां पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। आज़ाद हिंद फौज जो है इसने बहुत जगह जो है विजय प्राप्त करी थी, परंतु भारतीयों का कुछ समर्थन न मिलने के कारण जो है ये असफल हो गई थी। 18 मार्च 1944 को INA ने भारत में कदम रखा और अप्रैल में मणिपुर के मोरांग में तिरंगा फहराया। 6 जुलाई 1944 को बोस ने रंगून रेडियो से भारतीयों को संबोधित करते हुए बोला कि
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला था, कभी पूछा आपसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की आज़ादी के लिए यह अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है और आप हमें शुभकामनाएं दें और आशीर्वाद दें। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा तथा सैनिकों को दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया गया। पूर्वी एशिया में जापान की कई जगह हार हुई भैया, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज की भी कई योजनाएं जो है वो असफल हो गई थी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज को सबसे ज़्यादा समर्थन दे रही थी कौन, जापान। अगस्त 1945 में बोस जो है वो बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप के पास विमान में आग लग जाने से 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की क्या हुई, मृत्यु। ये मान के चलिए कि अगर जैसे गांधी जी के द्वारा पूर्ण समर्थन अगर मिल जाता आज़ाद हिंद फौज को, तो अपना भारत देश उस समय आज़ाद होने के लिए मतलब ये मान के चलिए कि आज़ाद हो ही सकता था, है ना, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो है उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा चल रहा था और ये लोग हर जगह जीत रहे थे। उसका एक कारण ये रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, जापान की जो है हार हो गई थी वहाँ पर, तो इसलिए आज़ाद हिंद फौज को सहायता मिलना बंद हो गई। ठीक, चले आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चला और भैया लाल किला मुकदमा चला ही है। क्लियर है इतनी बातें। आरोप क्या था, तो आईएनए ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह किया। इस आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह किया, तो इसमें मेजर जनरल शहनवाज खां, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, उसके बाद कर्नल प्रेम सहगल पर राजद्रोह का क्या लगाया गया, आरोप लगाया गया और इनके समर्थन में भारत एकता का क्या बन गया, प्रतीक बन गया। हिंदू मुस्लिम एकता के तहत कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा ने इन पर कार्रवाई का विरोध किया। इन्होंने बोला कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया भारत देश की आज़ादी के लिए। फिर पुणे में कांग्रेस की मीटिंग हुई तथा वकीलों की एक दल का गठन किया गया, जिसमें भूलाभाई देसाई जो है अध्यक्ष बने और जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, आशफ अली और कैलाश नाथ काटजू ये लोग इसमें सदस्य थे, परंतु फिर भी सरकार द्वारा मृत्युदंड सुनाया गया। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके खिलाफ लाल किले को घेर लिया गया और एक नारा दिया गया कि लाल किले को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा दिया गया भैया। बहुत उग्र आंदोलन हो चुका था जो आज़ाद हिंद फौज के लोगों को बचाने का। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। अंग्रेज यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अब ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकते हैं। उस वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनकी जो मृत्युदंड की सज़ा है वो क्या कर दी गई, माफ़ कर दी। ठीक है, तो ये था सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा और ऑपरेशन यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। सारे वीडियो जो है आप लोगों को आधुनिक भारत लगभग समाप्त तो होने पे ही है और 6-7 वीडियो बचे हैं, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यकीन मान के चलिए। और कंटेंट जो है बिल्कुल लाजवाब दिया जा रहा है आप लोगों को। इतना पढ़ने के बाद आप लोग आराम से अपनी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो बढ़िया तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि अगले जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।